Good morning, students. We will be starting with the fourth stage of capital subscription in the formation of a company, which is application to stock exchange. So, like I was telling you yesterday, stock exchanges deal in the securities. If an investor wants to buy or sell shares, he can do it in the stock exchange. ठीक है, तो इसका मतलब एक कंपनी को अगर अपने शेयर्स अलॉट करने हैं यानी पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब करनी है, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में भी डीलिंग करने की परमिशन उसको मिलनी चाहिए कि जब उसकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तो उसकी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। उसको ये परमिशन लेनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में से, ठीक है। कि इन एनी ऑफ दी स्टॉक एक्सचेंज, इट कुड बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट कुड बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट कुड बी लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज। इन इंडिया देयर आर मोर देन 20 स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इन एनी ऑफ दी स्टॉक एक्सचेंजेस a company has to take permission to deal in its shares or debentures, ठीक है। और ये परमिशन बेटे अगर जो आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन का आपने डेट एक फिक्स की हुई है, लेटर से आपने प्रोस्पेक्टस में लोगों को बोला हुआ है कि जनवरी 1 2021 को इशू ओपन होगा एंड द पब्लिक कैन सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स टिल January 31, ठीक है। तो January 31 से लेके 10 वीक्स तक, मतलब 4 वीक्स आप कह लो फरवरी के बन गए, 4 मार्च के बन गए और 2 अप्रैल के, समझ लो April 15 2021 तक अगर आपको परमिशन, आपकी कंपनी को परमिशन नहीं मिलती है स्टॉक एक्सचेंज से कि वो अपने शेयर्स को उनकी स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, तो बेटे ये अलॉटमेंट वॉइड हो जाएगी। जो आपने लोगों से एप्लीकेशन मनी ली है वो आपको वापस करनी पड़ेगी विद इन 8 days। within the span of 8 days you have to return the money to the investors, applicants. I'm again explaining the point. The company has to apply to the stock exchange, any of the stock exchange, for the permission to deal in its shares or debentures. So the permission has to be granted by these stock exchanges within the 10 weeks from the date of closure of the subscription. In case they do not give their approval within 10 weeks, then the allotment will become void and the company, whatsoever amount company has collected by the way of application money, it has to be returned to the potential investors, right? So on the other hand, if the company gets the permission, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने परमिट कर दिया कि हाँ आप हमारी सिक्योरिटीज में, आप हमारी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज को डील कर सकते हैं, यानी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी के शेयर बेचे और खरीदे जा सकते हैं, then the company will proceed on with the next step in the capital subscription, which is allotment of shares, ठीक है। सो बाय नाउ आपके पास सारा डेटा आ गया कि कितने लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो समटाइम्स अंडर सब्सक्रिप्शन इज देयर, ठीक है। यानी अगर आपने सपोज करो आपका इशू साइज 100 करोड़ का है लेकिन सिर्फ 80 करोड़ बिक रहे हैं, तो इन दैट केस तो आपकी कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती क्योंकि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर 90 करोड़ आ गया आपका इशू साइज, तो उस केस में जिसने जितना सब्सक्राइब किया, मैंने 100 शेयर मांगे मेरे को कंपनी 100 दे देगी, आपने 500 मांगे आपको 500 दे देगी, क्योंकि हमारे पास तो 100 करोड़ का इशू है और लोगों ने 90 करोड़ की डिमांड की है, तो जिसने जितना मांगा उसको हम उतना दे सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक बेटे आपके पास 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, सपोज एलईडी यूनिट्स पड़े हुए हैं और 90 की डिमांड है, ठीक है।
तो अगर कोई पर्सन 2 मांग रहा है, कोई 3 मांग रहा है, कोई 6 मांग रहा है, टोटल 90 की डिमांड है, तो जिसकी जितनी डिमांड है आप वो फुलफिल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं लेकिन डिमांड 150 यूनिट्स की है, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 100 करोड़ के यूनिट्स हैं आपके पास, 100 करोड़ का साइज है इशू का, और 150 करोड़ लोग लेने को तैयार है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? ऐसे इस तरह से बेटे, मैं 100 शेयर की डिमांड कर रही हूँ, आप 500 की शेयर डिमांड कर रहे हो, हम एक दूसरे को जानते नहीं है। हमने अपने अपने ब्रोकर से अपनी अपनी एप्लीकेशन में लिख दिया कि हमें इतने की जरूरत है। जिस तरह से आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कॉलेज के पास सीट्स है 40 लेकिन एप्लीकेंट्स है 100। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है ना। सेम इज द केस विद द कंपनी। कंपनी का इशू साइज 100 करोड़ है लेकिन लोग जो है वो कंपनी के 150 करोड़ के शेयर लेने को तैयार है, तो ऑब्वियसली हम सबको तो नहीं दे सकते ना। तो इन दैट केस हमें देखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या कंपनी अगर तो डबल है उसका साइज, लेट अस सपोज 100 करोड़ का इशू साइज है, लोग 200 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं, के शेयर्स डिमांड कर रहे हैं, तो जिसने 50 डिमांड किया उसको 25 दे दो, जिसने 100 डिमांड किया उसको 50 दे दो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, डबल तो साइज नहीं होगा। तो अगर 100 यूनिट्स की डिमांड है, 100 यूनिट्स हैं, 150 की डिमांड है, तो कंपनी कोई भी, इट डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी कौन सा वो क्राइटेरिया यूज करती है। कई बार वो कहती है जो लोग कम शेयर डिमांड करें ना, जैसे 1 शेयर डिमांड किया, किसी ने 2 डिमांड किए, किसी ने 10 डिमांड किए, तो कंपनी किस तरह से रूल बना लेती है, 100 से कम वालों को हमने देना ही नहीं है। ठीक है, तो और जिसने जितने डिमांड किया उसको 2/3 दे दिए, या जिस तरह से भी उसकी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है उस हिसाब से वो एक फॉर्मूला बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं। तो जहां पर बेटे अगर आपने ज्यादा सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स और आपको कम अलॉट कर रही है कंपनी, मैंने 500 की डिमांड की थी लेकिन कंपनी कहती है हमारे पास सिर्फ अब 400 शेयर बचे हैं, हम आपको 400 ही देंगे, तो उस केस में मैंने जो 100 शेयर की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो या तो कंपनी मुझे वापस कर देगी या वो अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देगी। गॉट इट? इसको ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने 100 शेयर लेने हैं कंपनी के, हर शेयर का प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, यानी टोटल मेरी जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो बनती है 10,000 रुपए की, लेकिन अभी मैं सिर्फ शेयर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने एप्लीकेशन मनी क्या दी, 100 शेयर्स के पीछे उन्होंने मेरे से 10 रुपए मंगवाए, यानी मैंने 1,000 रुपए कंपनी को भेज दिए। अब कंपनी कहती है कि वो मुझे 100 शेयर नहीं दे सकती, मेरे को सिर्फ वो 50 शेयर ही अलॉट करेगी। मैंने एप्लीकेशन मनी कितने की दी हुई है, 100 शेयर की। अब कंपनी के पास दो रास्ते हैं, एक कंपनी कहती है मैं 50 शेयर के 500 रुपए जो आपकी एप्लीकेशन मनी बनती है वो मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने 50 शेयर तो लेने ही है ना, 50 शेयर कितने के बनते हैं, 5,000 के। ठीक है, और मैंने कंपनी को कितने दिए, 1,000 शेयर, 1,000 रुपए। अब मेरे कितने बचे, 4,000 रुपए बचे, ये मैंने कंपनी को देने हैं, जब कंपनी तभी मुझे शेयर्स अलॉट करेगी। अभी तो मैंने एप्लीकेशन मनी दी है ना, आपने अपनी कॉलेज में एडमिशन करानी है, आपने एप्लीकेशन मनी दे दी, आपने फॉर्म लिया 1,000 रुपए का, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दी, दिस इज एप्लीकेशन मनी। कल को आपकी एडमिशन हो जाती है, ठीक है, तो आपको बाकी के पैसे जमा कराने पड़ेंगे ना, उसमें से वो 1,000 माइनस हो जाते हैं। इसी तरह से मेरे को 50 शेयर लेने हैं जिनकी प्राइस बनती है 5,000 रुपीज, उसमें से 1,000 दे चुकी हूँ। ठीक है, तो 4,000 रुपीज, यानी ये जो 500 रुपये कंपनी मेरे को वापस करने की बजाय इसमें से एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, वैसे मेरे कितने बनते थे, 4,500, अगर ये मेरे को ये वापस दे दिए जाए तो 4,500 देने पड़ेंगे, तो कंपनी कहती है आप ऐसा करो, आप हमें 4,000 रुपीज ही दे दो। ठीक है,
क्योंकि आपके 500 रुपीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हुए हैं। बेटे समझ में आ गया? सो अगर एप्लीकेशन मनी वापस करनी है तो बेटे वो आपको वापस करनी पड़ेगी विद इन you have to return this money, and those people who have been or those investors who have been allotted shares, allotment letters will be issued to them। ठीक है, अब उनको बता दिया जाएगा कि भी आपको इतने शेयर्स जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। और एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाएगी कंपनी, जिसमें जितने लोगों को शेयर्स अलॉट किए हैं उनके नाम और उनके नाम के आगे कितने शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं ये लिखा जाएगा। दिस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी or the secretary of the company, and it has to be filed with the registrar of the companies within the 30 days of the allotment। रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए आपकी कंपनी के शेयर किस किस ने लिए हैं और कितने कितने शेयर्स लिए हैं। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास आना चाहिए और वो रिकॉर्ड आपने विद इन 30 डेज कंपनी को दे देना है। इज इट क्लियर? सॉरी, रजिस्ट्रार को दे देना है। गॉट इट? सो बेटे कई बार ये ऐसा होता है हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म करते हैं, लेकिन हमें लोगों को शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने की या बेचने की जरूरत नहीं पड़ती होती। हम अपने फंड्स जो है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी भी प्राइवेट अरेंजमेंट से हम अपने फंड्स अरेंज कर सकते हैं। तो इन दैट केस if you are forming a public company but you do not want you do not want to invite the public to subscribe to your shares, ठीक है, then you need not issue a statement, you need not issue a prospectus. Instead, a statement in lieu of prospectus is to be filed with the registrar at least 3 days before making the allotment। बेटे अगर आपको पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब करनी ही नहीं है तो उस केस में आपने उनको शेयर्स पब्लिक को नहीं अलॉट करने, आपने आपस में जितने भी मेंबर्स हैं उनको अलॉट करने हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली आपको पब्लिक को इनविटेशन देने की जरूरत ही नहीं है। बेटे अगर आपने शादी घर के मेंबर्स के साथ ही करनी है तो आप इनविटेशन कार्ड नहीं ना छपवाओगे। यही केस यहाँ पर है, आप अपने फंड से ही अपनी कंपनी सेटअप करना चाह रहे हो तो आपको फिर इनविटेशन टू पब्लिक देने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन टू पब्लिक मतलब प्रोस्पेक्टस, यू डोंट नीड टू फाइल ए प्रोस्पेक्टस। हाँ, बाकी स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू अपॉइंट बैंकर, ब्रोकर, और चलो बैंकर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई टू द स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू अलॉट शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्योंकि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर आएगी। सो इस केस में आपको बेटे अगर प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना, सिर्फ एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसको कहा ही ये जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो इशू करनी पड़ेगी। उसको रजिस्ट्रार के साथ सबमिट फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 days बिफोर मेकिंग द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, so that's all, and the company comes into existence now। a public limited company even can start its business। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो सेकेंड स्टेज पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, दैट इज आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी will have to go through the stage of capital subscription before commencing its business। is it clear बेटे? ठीक है, so आपको ओपीसी मेरे को लगा था आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैंने वैसे आपको बता भी दिया हुआ ओपीसी के बारे में। इट्स हियर इन द book also, you can do from here also, you can see the slide। here is the format of a memorandum of association, you can go through it।
Now, the two important documents of company, which are memorandum of association and articles of association. Okay, both documents need to be prepared before we incorporate a company. Let us now study the difference between the two documents of the company. First basis of difference is that of objective. With a memorandum of association, it defines the objective for which the company is formed. एमओए क्यों बनाया जाता है? एमओए में क्या होता है? एमओए में कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म हुई है उस ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया जाता है, ठीक है, ताकि कल को कंपनी कोई भी ऐसा एक्ट ना कर सके जो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट नहीं करता. On the other hand, बेटे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, these contain the rules of the internal management of the company. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स तो एमओए में आ गए. अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, मैनेजमेंट ने कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है. ठीक है. Now, the position of these documents, as I was telling you, MOA is the most important main document of the company, and it is subordinate to Companies Act. Subordinate to Companies Act मतलब ये Companies Act की provisions को क्रॉस नहीं कर सकता, उनके आगे नहीं जा सकता. It has to be following all the provisions of Companies Act. And articles of association, it is a subsidiary document and it is subordinate to both MOA and Companies Act. मतलब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनीज एक्ट के भी सबॉर्डिनेट है और एमओए के भी सबॉर्डिनेट है. मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो एमओए की प्रोविजंस को क्रॉस करती हो और ना ही जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस को क्रॉस करती. ठीक है. नाउ another point of difference is that of relationship. MOA defines the relationship of the company with the outsiders. ठीक है, कंपनी की रिलेशन आउटसाइडर्स के साथ कैसी रहेगी वो बताती है, लेकिन आर्टिकल्स जो है वो बताती है रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद इट्स मेंबर्स. क्योंकि ये रूल्स होते हैं, इसमें रूल्स है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, है ना, तो कंपनी की रिलेशनशिप उसके मेंबर्स के साथ कैसी है वो बताया जाता है इसमें. देन बेटे अनदर बेसिस ऑफ डिफरेंस वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब है कोई भी एक्ट अगर एमओए के बियॉन्ड है, ठीक है, हमने लेट अस सपोज एमओए में ऑब्जेक्टिव लिखा है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, और अगर हम एक्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इसके बिल्कुल बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब लेट्स से हम कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव लिखा है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वहां पर हम कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये मूवी प्रोड्यूस करने वाला जो एक्ट है इट इज बियॉन्ड एमओए, सो इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर्स. कल को अगर मेंबर्स बैठ के यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति से इसको अप्रूव कर देंगे तो भी इस एक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कोई भी आप एक्ट करते हो एमओए के बियॉन्ड वो इनवैलिड माना जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, उसके बियॉन्ड करते हो, उसको हम रेटिफाई कर सकते हैं यानी अप्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एमओए को वायलेट नहीं करता. देन बेटे नेक्स्ट इज नेसेसरी. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एमओए, whereas it is not necessary or compulsory for the public limited company to file AOA. A company may adopt table F given in the Companies Act instead of forming its own AOA.